नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपीपीसीएस के लिए ध्येय आईएएस के टीसी संख्या 5 का फास्ट रिवीजन कर रहे थे, जिसमें सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और करंट अफेयर के प्रश्न हैं। 50 तक तो हो ही चुका है, 51 से देखते हैं। कथन है, विषाणुओं का अध्ययन जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। जब भी हम जैव विकास का स्टडी करते हैं तो उसमें हम विषाणु यानी कि वायरस का भी स्टडी करते हैं। कारण क्या है? विषाणुओं में केवल निर्जीव गुण विद्यमान होते हैं? जी नहीं। विषाणु यानी वायरस में, जैसे कि कोरोना वायरस, इसमें हमेशा सजीव और निर्जीव दोनों गुण विद्यमान होते हैं। तो कारण तो गलत हो गया, तो विकल्प सी यानी ए सही, आर गलत। 52, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? तो घाव भरने के लिए विटामिन सी सहायक होता है, तो इसलिए विकल्प सी इसका आंसर हो गया। अच्छा, विटामिन सी के बारे में और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। हम ये भी जानते हैं कि C6H8 और O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। हम ये भी जानते हैं कि विटामिन सी की अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो हमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। और जब रसदार खट्टे फल हम खाते हैं, चीकू खाते हैं, आंवला खाते हैं, टमाटर खाते हैं, तो हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये जानते हैं कि ये जल में विलय होता है। देखिए, जब भी विटामिन आए ना, तो विटामिन के बारे में 4 चीज़ महत्वपूर्ण है। वैसे तो 3 महत्वपूर्ण है, लेकिन 4 चीज़ महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है मेरे अध्ययन के हिसाब से। पहला चीज़ क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? दूसरा क्या, वो जल में घुलनशील है कि वसा में घुलनशील है? और तीसरा क्या, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा तो उसका स्रोत क्या है? इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता विटामिन में, तो याद रखना है। देखिए, मैं जल वाले में ना, देखिए किस में घुलनशील है, इसका एक खाली याद रखिए, एक अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? जल में सिर्फ बी और सी घुलनशील होता है। तो जब जल वाला हमें पता रहेगा तो वसा वाला अपने आप हम एलिमिनेट कर लेंगे। तो जल में घुलनशील बी और सी, ऐसे करके याद रखिए। जल बी सी, ऐसे करके याद रखिए। तो 53, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा रोग और उसके कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से तिल्ली प्रभावित होता है। तिल्ली से याद आया, तिल्ली को स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में। और दृष्टि वाले में था कि ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं? तो स्प्लीन यानी कि तिल्ली को ही कहते हैं। ठीक है। सोने की बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो सोना नहीं है, ज़्यादा नहीं सोना है। ज़्यादा सोएंगे तो हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा। तो सोने की बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होता है, ध्यान रखना। अच्छा, मस्तिष्क से याद आया, 2 पॉइंट इसमें हमें पहले इस क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो ये कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, और दूसरा ये कि बॉडी का संतुलन का कार्य कौन सा करता है, या दोनों पार्ट ये मस्तिष्क में होता है। देखिए, चलिए आप बताइए इसका आंसर। हिंट तो मिल ही गया होगा स्लाइड देखने पर। 54, विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? तो लीजिए, नींद से फिर एक क्वेश्चन आ गया। तो हेप्नोलॉजी जो शाखा है विज्ञान का, हेप्नोलॉजी, उसमें हम नींद का अध्ययन करते हैं। और अगर नींद की बीमारी हो जाए तो कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मस्तिष्क, याद रखना है। 55, अच्छा, मस्तिष्क का जब भी नाम आए ना तो 2 शब्द याद रखना है, एक सेरेब्रम, एक सेरेबेलम। तो सेरेब्रम किस चीज़ के लिए यूज होता है और सेरेबेलम कौन सा फैक्ट रिलेटेड है सेरेबेलम और सेरेबेलम से? तो ये दोनों का आपको बताना है आंसर। 55, आविष्कार, अच्छा इसमें और क्वेश्चन थे क्या? नहीं, ये तो नहीं है। आविष्कार और वैज्ञानिक, तो टीबी बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट कोच। अच्छा, रॉबर्ट कोच नहीं, हैजा का टीका का भी प्रयोग किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा था दृष्टि वाले में। तो रॉबर्ट कोच से जब भी आए तो 2 बात याद रखना है, टीबी की बैक्टीरिया और हैजा का टीका। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। अच्छा, फिर गर्भनिरोधक गोलियों की खोज किसने की? तो पिनकस ने। गर्भनिरोधक गोलियां पिनकस। और डगमैक किसकी खोज की है? तो डगमैक ने खोज किया था सल्फा ड्रग्स का। तो ये भी याद रखना है। 56, जो सही सुमेलित नहीं उसकी पहचान करना है। विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। देखिए आ गया, तो मैं वही फिर कहूँगा कि जब भी विटामिन आए तो उसका वैज्ञानिक नाम, उसका वो घुलनशील किस चीज़ में है, जल या वसा में, और उसकी कमी से होने वाले रोग, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्रोत। तो इतना ही पढ़ना है। देखिए, इधर वैज्ञानिक नाम दे दिया है, विटामिन का नाम ना लिख करके उसका वैज्ञानिक नाम दिया है। रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? जेरोप्थैल्मिया होती है। और रेटिनॉल किसका वैज्ञानिक नाम है? विटामिन ए का। फोलिक एसिड की कमी से क्या नाम होता है, क्या कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। एनीमिया नहीं, रक्ताल्पता, रक्त की कमी। राइबोफ्लेविन की कमी से बाल सफ़ेद होना। जी नहीं, ये गलत है, यही तो पहचानना था। तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। बाल सफ़ेद पता है किसकी कमी से होता है? पैंटोथेनिक एसिड के कारण होता है। पैंटोथेनिक एसिड यानी कि B5, विटामिन B5 जिसको कहते हैं। अच्छा, बाल सफ़ेद होने से याद आया, बाल का ख़त्म होना यानी गंजापन होना, ये किसकी कमी के कारण होता है? तो कवक की कमी के कारण होता है। अब बाल सफ़ेद होना
पैंटोथेनिक एसिड की कमी के कारण। अच्छा, फिलोक्विनोन की कमी के कारण रक्त का थक्का न बनना, ये इसका तो सही विकल्प है ये। तो फिलोक्विनोन किसका वैज्ञानिक नाम था? विटामिन के का नाम था। और फिलोक्विनोन अगर कम हो जाएगा हमारे शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो रक्त कहीं कटेगा फटेगा तो रक्त ज़्यादा बह जाएगा तो हमारी मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये सही है। एक बार फिर से बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाता है यानी रक्ताल्पता। राइबोफ्लेविन की कमी से बाल सफ़ेद नहीं होता है। बाल सफ़ेद होने का कारण है पैंटोथेनिक एसिड का कम हो जाना। और गंजापन पूछ ले तो कवक के कारण होता है। जबकि लास्ट जो फैक्ट है वो फिलोक्विनोन यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता है, हमारी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। 57 पेप्टाइड है एक प्रकार का। तो पेप्टाइड व्युत्पन्न प्रोटीन है। व्युत्पन्न प्रोटीन जैसे कहते किसको है वैसे? तो वैसे प्रोटीन ना जो प्राकृतिक रूप से तो नहीं मिलता है, लेकिन जल में अवघटित होकर के मिल जाता है हमें, तो उसको व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के कई प्रकार होते हैं, तो उसी में से एक व्युत्पन्न प्रोटीन है, जैसे कि पेप्टाइड, प्रोटियोन्स, पेप्टोन, ये सब व्युत्पन्न प्रोटीन है। जो कहाँ से प्राप्त होता है? जल में अपघटन से प्राप्त होता है। 58 शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया से याद आया, देखिए इसके बारे में 2 फैक्ट हमें पता है। पता क्या क्या? पहला ये कि पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सबको लगभग पता होगा भाई कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। दूसरा ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की है 1890 में। अल्टमैन, ध्यान रखना है। अच्छा, नामकरण इसका क्या किया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नामकरण इसका क्या है? बेंडा ने किया है, और खोज इसकी अल्टमैन ने की थी। तो ये तो हो गया 2 फैक्ट। और तीसरा फैक्ट अब अभी याद रहेगा कि वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यह भी याद रखना है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड पादप हार्मोन है, दूसरे साइड कार्य हैं। तो ऑक्सीन का काम क्या होता है? ऑक्सीन का काम होता है, अच्छा ये सब सारे पादप हार्मोन, ये भी ध्यान रखना है। ऑक्सीन का काम होता है वृद्धि नियंत्रण, पौधों की जो वृद्धि है उसका नियंत्रण करना, मतलब संतुलन में वृद्धि हो, तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन्स का काम होता है पौधों में पौधे बौने को, मतलब बौने पौधे को लंबा करना। तो जिब्रेलिन्स यानी कि जो पौधा बौना रह जाता है, समझ लीजिए जिब्रेलिन्स हार्मोन्स की कमी है उसमें। साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका का विभाजन करता है। और एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड से संबंधित यही इसी पॉइंट पर सिर्फ एक क्वेश्चन बना हुआ था दृष्टि वाले में कि एब्सिसिक एसिड पौधों में निम्नलिखित में से कौन क्या करता है? तो वृद्धि रोधक होता है, ये उसकी वृद्धि को बढ़ने से रोकता है एब्सिसिक एसिड। अच्छा, एक इसके पहले वीडियो में हमने देखा था, पौधों से संबंधित बात था, क्रेस्कोग्राफ। क्या होता है क्रेस्कोग्राफ? क्रेस्कोग्राफ होता है पौधों की वृद्धि का मापन करने के लिए, और इसकी खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने खोज की थी। अब देखिए 60 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से आवश्यक होते हैं। तो जल आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, लेकिन नाइट्रोजन आवश्यक नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और आवश्यक होता है, चौथा पॉइंट, सनलाइट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ आवश्यक होती है, O2, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, स्पष्ट होगा। अब थोड़ा थोड़ा इससे जुड़ा हुआ बात, आपको याद होगा एक क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो याद रखना है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और आ चुके हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसका बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? बाय प्रोडक्ट मिलता है O2 यानी ऑक्सीजन। इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ों की संख्या बढ़नी चाहिए धरती पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसलिए लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अच्छा, एक शब्द हमने पढ़ा था प्रोक्लोरोकोकस, कई बार शॉर्ट रिवीजन भी किया है। तो क्या होता है प्रोक्लोरोकोकस? प्रोक्लोरोकोकस धरती पर ऐसा सबसे छोटा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और कहते हैं कि धरती पर जो 20% ऑक्सीजन है वो प्रोक्लोरोकोकस जीव के कारण ही है। अच्छा, ये कहाँ से मैंने पढ़ा? दृष्टि वाले जो टेस्ट सीरीज है ना उसकी व्याख्या में लिखा हुआ था, मैं स्रोत भी बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा, एक पॉइंट और है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पादन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था दृष्टि आइस वाले समान विज्ञान के टेस्ट सीरीज में। तो बताइए कहाँ होता है? महासागर में। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन महासागर में होता है। महासागर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओशन, ओशियन बोलते हैं। ओशियन से एक गाना भी था ना, डूब जाऊँ मैं तेरे आँखों के ओशन में, ऐसा करके कुछ करके, भारत पिक्चर में शायद था सलमान खान का,
तो सलमान खान को क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसलिए बोला था कि ओशन उसको पता होगा। ओशन याद रखना है ऐसे कि जब भी आए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ है तो ओशन में है, तो इसलिए चर्चा कर दिया थोड़ा सा ताकि याद रहे। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कहाँ ऑक्सीजन का उत्पादन होता है तो ओशन में, एकदम ऐसे करके याद रखना है। जीव द्रव का लगभग कितना भाग जल होता है, तो 80% भाग जो जीव द्रव का होता है वो जल होता है, विकल्प बी। 62 सतत विकास के संदर्भ में सत्य कथन चुने, तो सत्य कथन कौन सा, सारा सत्य है मैं पढ़ देता हूँ। इसका संबंध ब्रेटलैंड रिपोर्ट से है, किसका, सतत विकास का, तो सही है ये। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया, यह भी सही है, किसके संबंध में, सतत विकास के संबंध में। नेक्स्ट है वर्ष 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल विषय सतत विकास था, तो ये भी सही है, तो डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य हो गए। 63 निम्नलिखित में से किस एक में जैव द्रव्यमान का न्यूनतम वार्षिक उत्पादन होता है, तो जैव द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोमास। तो बायोमास का न्यूनतम वार्षिक उत्पादन होता है गहरे सागर में, याद रखना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, ऑक्सीजन उत्पादन कहाँ होता है, तो ये भी महासागर में होता है, ये भी याद रखना है। तो गहरे सागर में नगण्य होता है, याद रखना है, नगण्य सबसे कम, और सर्वाधिक पूछे तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। किस चीज़ के बारे में बोला मैंने, द्रव्यमान के बारे में। पता चलता है आंसर पता हुआ तो क्वेश्चन ही नहीं पता है। तो बायोमास जो है, बायोमास सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, और सबसे कम उत्पादन पूछे बायोमास का तो गहरे सागर में, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तो फिर महासागर में ही होता है। 64 अच्छा, मैं एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ये इतना ज़्यादा फैक्ट बोलता हूँ, मतलब इतना जोड़ जड़ के आपको बोरिंग तो नहीं लगता है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा कोरिलेट नहीं करना चाहिए क्या, मैं आपसे फीडबैक तो लेता नहीं हूँ, मेरे मन में ये प्रश्न आता है, तो आप मुझे बताइएगा, जैसा अगर ज़्यादा ये हो जाता है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, हाँ सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दूँगा। अगर मतलब मैं इंतज़ार करूँगा इस वीडियो के बाद कि किसी का कमेंट आता है कि नहीं आता है, मुझे अंदर से बहुत डाउट हो रहा है इस बात पर। 64 देखते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग उत्पादन होता है, तो प्राकृतिक स्रोतों से अगर विश्व का सबसे ज़्यादा मीथेन उत्सर्जन कहीं से होता है तो वह आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स, और कहते हैं कि 76%, ये रिपोर्ट में ऐसी है, वर्ल्ड रिपोर्ट में, कि 76% जो मीथेन गैस है वो आर्द्र भूमियों से ही आता है। हाँ, आर्द्र भूमि से याद आया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, और सबसे पहली बार 1997 में मनाया गया था। 65 कथन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच के बर्तन में नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF कांच के बर्तन में भंडारण नहीं कर सकते। कारण क्या है, कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर घुलनशील सिलिकेट बनाता है, तो ये बिल्कुल दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, विकल्प ए सही हो गया। 66 प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था लगा होता है, क्योंकि एवोनाइट का हत्था इसलिए लगा होता है ना, क्योंकि एवोनाइट उष्मा का कुचालक होता है, तो गर्मी वो मतलब ज़्यादा जलन ना हो पकड़ने में, इसलिए लगाया जाता है, तो विकल्प 20 का आंसर हो गया। 67 निम्नलिखित गैसों में से किस एक की सर्वाधिक मात्रा ज्वालामुखी विस्फोट में पाई जाती है, तो ज्वालामुखी विस्फोट में पाई जाती है जलवाष्प, तो इसी को H2O भी बोलते हैं, तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। 68 जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सत्य है। वैसे सारा सत्य कथन है, मैं पढ़ता हूँ धीरे धीरे। किस प्रकार की जीरो बजट खेती के बारे में बात कर रहा हूँ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इस प्रकार की खेती में फसलों की सुरक्षा हेतु जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर। यह किसानों के निवेश को कम करती है, यह भी सही है। अच्छा, ये सब पता है, मेंस में भी पॉइंट लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इसको गंभीरता से सुनिएगा इसको। सी नंबर, यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त में से सभी कथन सही है। मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है, किसानों का निवेश भी कम होता है, और जैव उर्वरकों का प्रयोग होता है। ये किसके विशेषताएं थे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, तो मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 69 कथन है फिर से, वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो हाँ सही है, सबसे ज़्यादा अगर मतलब प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा कहीं है तो वसा में होती है, ठीक है। कारण इसमें ऑक्सीजन कम होने से ऑक्सीकरण अधिक होता है, तो यह भी सही है, और दोनों एक दूसरे को की व्याख्या करता है, तो इसलिए ए नंबर सही हो गया इसका आंसर। 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि बोलने का मतलब बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, तो आपको बताने हैं कि बताइए इसमें से कौन मिश्रित ग्रंथि है। फिर से बोल रहा हूँ, मिश्रित ग्रंथि जब बोले तो मतलब बाहरी रूप में भी स्राव करता हो
और आंतरिक रूप में भी स्राव करता हो शरीर में। तो मिश्रित ग्रंथि का कौन सा उदाहरण है? तो याद रखना है, मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछे तो अग्न्याशय। अग्न्याशय को अंग्रेजी में बोलते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज या अग्न्याशय ये क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है जो क्या करता है, बाह्य स्राव भी करता है हार्मोन का और आंतरिक स्राव भी करता है हार्मोन का। ठीक है, अब कुछ पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं जो दृष्टि वाले टेस्ट सीरीज में और इसके साथ पहले वीडियो में, दोनों में से किसी में था। क्या था? एक क्वेश्चन आया था, पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? अच्छा, पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद आ रहा है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ। पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि, और मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्न्याशय ग्रंथि। अच्छा, एक आया था ये कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर की? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इसको लीवर बोलते हैं। और लीवर से याद आया कि इसमें पुनर्विकसित होने की क्षमता भी होती है। ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ, बताइए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पता है 3 क्वेश्चन पूछा हूँ लेकिन इसी चीज़ से रिलेटेड पूछा हूँ, मतलब आपको आंसर देना ही होगा। देखिए, देंगे आंसर तो आपको याद रहेगा, और ना देने का मन हो तो कम से कम सामने में लिख लीजिए, लिखा हुआ जरूर याद रहता है। अब देखिए 71 नंबर, तत्व और अयस्क। मैग्नीज तत्व है और अयस्क है। तो मैग्नीशियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो कार्नेलाइट से, मतलब मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट, ऐसे समझ लीजिए। कैल्शियम का अयस्क है जिप्सम, और सिल्वर का अयस्क है अर्जेंटाइट, और कॉपर का अयस्क है एजुराइट। ठीक है। अच्छा, ये बगल में क्या लिखा हूँ? क्लोरोफिल, हरित वर्ण। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद आया, मैग्नीशियम लिखा हुआ है ना यहाँ पे। मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा है? कार्नेलाइट। अच्छा, हमने पढ़ा था ना क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या होता है? मूल तत्व जो उसकी है, उसका मूल तत्व होता है मैग्नीशियम, इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ, तो एक कोरिलेशन है। 72, प्रकाश के किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है? तो प्रकाश का जो मतलब प्रकाश के किसी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो याद रखना है, विकल्प सी इसका आंसर हो गया। अब कुछ पॉइंट इसमें मैंने नोट करके रखा है, वो क्वेश्चन में ही था। एक तो ये था कि लाल रंग से पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि लाल रंग का अगर पूछे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है तो सबसे कम होता है वर्ण विक्षेपण, लेकिन तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। तो लाल रंग का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है उसका। तो एक पॉइंट तो ये याद आ रहा है। दूसरा पॉइंट, प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य में विपरीत संबंध होता है, याद रखना है। प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य में यानी वेवलेंथ में विपरीत संबंध यानी उल्टा संबंध होता है। ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ रहा है, दृष्टि वाले टेस्ट सीरीज से मैं शॉर्ट रिवीजन कराता आ रहा हूँ। पता है क्या है? देखिए मैं लिख के बताता हूँ। एक मैंने ट्रिक बताया था, RMI होगा, VUX और G। बताइए ये ट्रिक क्यों बताया था? तो मैं चाहूँ तो अभी तो बताऊँ आपको, लेकिन मेरा जो याद आ रहा है मुझे, मैं 5 बार बोल चुका हूँ अभी तक। अब आपको बताने हैं कि RMI VUX मैं क्यों बोलता हूँ बार बार। वेवलेंथ से संबंधित है, हिंट दे दिया हूँ। चलिए धन्यवाद। अब आप ढूंढते रहिएगा, मैं अब आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस एक रोग को लॉक्सा, अच्छा 73 नहीं पढ़ा हूँ क्या? नहीं 73 नहीं पढ़ा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन क्या है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। पादप कोशिका में ही तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये तो कथन सही नहीं हुआ, गलत हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है? जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक कैसे पाया जाएगा भाई? ये तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो दोनों कथन तो गलत हो गया। तो ना ही 1 ना ही 2, तो विकल्प डी इसका आंसर होगा। 74, निम्नलिखित में से किस एक रोग को लॉक्सा के नाम से भी जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉक्सा के नाम से जाना जाता है, विकल्प बी। 75, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है। तो गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अच्छा, विकल्प डी इसका आंसर हो गया। 76, मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न होता है, तो यकृत में। अच्छा, यकृत से याद आया 2 फैक्ट। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरा पुनर्विकसित होने की क्षमता होती है। तो फिर से शॉर्ट रिवीजन। 77, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरकों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अब यही क्वेश्चन पूछा था दृष्टि वाले में, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाला बात है। पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ। जैव उर्वरक में सम्मिलित जो नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक होता है, राइजोबिया भी जैव उर्वरक होता है, और उसके बाद अन्य नाइट्रोजन निबंधक बैक्टीरिया ये भी जैव उर्वरक होता है। ठीक है। इसमें आंसर दिया हुआ है विकल्प सी, यानी कि ये मान रहा है, जो ध्येय IAS का व्याख्या है, ये मान रहा है कि कवक मूल जो होता है वो
जैव उर्वरक में शामिल नहीं है, ठीक है। और यही क्वेश्चन था, शायद 97 नंबर क्वेश्चन है दृष्टि वाले समान विज्ञान में, उसमें कवक मूल को इन्होंने जैव उर्वरक में शामिल किया है, ठीक है। मेरे मन में हो गया कन्फ्यूजन, तो मैंने क्या किया, लुसेंट का जो समान विज्ञान है ना, उसको मैंने रिसर्च किया, देखा कि क्या है उसमें लिखा हुआ। तो उसके हिसाब से पता है क्या आया, उसके हिसाब से आया कि हाँ, कवक दृष्टि वाले में सही लिखा हुआ था, यानी कवक मूल भी जैव उर्वरक में सम्मिलित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, कंक्लूजन क्या निकला, हमें दिमाग में क्या रखना है कि जैव उर्वरक में शामिल जो है वो है नील हरित शैवाल भी है, राइजोबिया भी है, नील राइजोबियम, कवक मूल भी है, विशेष जोड़ के देख के बोला कवक मूल भी है, और अन्य नाइट्रोजन निबंधक बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ें अब मुझे जो कनेक्टिंग वाली बात है, कवक से याद आना चाहिए कि कवकों एवं पौधों की जड़ों के साथ सहजीविता को क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं। कवक और जो पौधा के जड़ होते हैं ना, तो वो दोनों में जो सहजीविता होती है, एक के जीने से दूसरे का जीवन निर्भर करता है, उसी को कवक मूल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और लिख के रखा हूँ, पता नहीं क्या है ये, नहीं वही है, ये दृष्टि वाला लिख के रखा हूँ मैं, दृष्टि में ये ऑप्शन थे तो वही लिख के रखा हूँ, कुछ विशेष चीज़ नहीं है। 78 देखते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ प्रमाण के रूप में, पेज नंबर जो 296 है लुसेंट समान विज्ञान का, उसमें आप देख लीजिएगा, जो भी मैंने कहा है ना अभी बातें, जितनी भी बातें मैं अभी कहा हूँ रिकॉर्ड पर, वो पेज नंबर 296 में लिखा हुआ है, तो ये बात ज़रूर देख लीजिएगा आप, अगर आपको डाउट हो तो। 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। तो अच्छा, कथन कारण है भाई, क्या पढ़ रहा हूँ मैं दोस्तों। जैविक संसार में उपस्थित संपूर्ण विविधता का मूल स्रोत स्वतः उत्परिवर्तन है, कथन है ये, तो ये बिल्कुल सही है। जैविक संसार में उपस्थित संपूर्ण विविधता का मूल स्रोत क्या है, स्वतः उत्परिवर्तन, ये सही हो गया। कारण क्या है, प्रकृति में उत्परिवर्तन अत्यंत कम दर पर होते हैं, तो ये भी सही है, प्रकृति में उत्परिवर्तन कम दर पर होते हैं। हालांकि दोनों कथन सही है, लेकिन स्वतंत्र रूप से सही होने के साथ व्याख्यान नहीं करता है, इसलिए विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। अब कुछ बातें, उत्परिवर्तन से याद आया, एक क्वेश्चन आया था कि उत्परिवर्तन के जनक कौन कहे जाते, तो ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने 1901 में म्यूटेशन थ्योरी नाम का लिखा था पुस्तक, तो उसी से ये है ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ देता है उत्परिवर्तन सिद्धांत। अच्छा, एक सी साइड का प्रश्न पूछता हूँ, वो आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ना स्वतः उत्परिवर्तन, तो बताइए तो जो स्वतः उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, तो हिंट आपको तो मिल ही गया होगा, ये सी सेट का क्वेश्चन था। 79, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4% डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4% बोल रहा हूँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, आयतन सबसे न्यूनतम होता है इसी पर, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से बोलता हूँ, जल का घनत्व अधिकतम पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर पूछे कि आयतन न्यूनतम कहाँ होता है, कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, उसका भी आंसर यही है। केल्विन में बदलना हो तो 270 डिग्री केल्विन। 80 नंबर जो सही है उसको पहचानना है, तो पहला क्या है, अवरक्त तरंग का तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होता है, तो ये गलत हो गया, कम नहीं अधिक होता है। दूसरा, इसका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो हाँ बिल्कुल सही है, अवरक्त तरंग का जो यूज किया जाता है वो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो केवल 2 सही हो गया, बी नंबर। 81, रोग है और विकार संबंध है, तो सेरेब्रल जो पाल्सी होता है, इसमें क्या पहचानना है, जो सही सुमेलित है वो पहचानना है, तो पहला वाला गलत है। सेरेब्रल पाल्सी पता है छोटे बच्चों से संबंधित होता है, तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ हिस्टीरिया, तो हिस्टीरिया जो जवान महिलाओं में ये विकार होते हैं, तो हिस्टीरिया जवान महिलाओं से संबंधित है, याद रखना है। तीसरा है बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू पक्षियों से संबंधित रोग होते हैं, तो 2 और 3 सही है, इसलिए विकल्प ए इसका सही हो गया। अच्छा, ये जो मैंने बोला ना सेरेब्रल पाल्सी, तो बच्चों में जो प्रमस्तिष्क होते हैं उससे संबंधित विकार होते हैं। अब प्रमस्तिष्क से संबंधित एक फैक्ट याद था, वो पता है क्या है, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, सेरेब्रम शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो यकृत होती है शरीर की। अच्छा, उसके बाद फिर है थाइमस ग्रंथि एक होती है, थाइमस ग्रंथि के बारे में पूछा था, तो थाइमस ग्रंथि पता है क्या होता है, थाइमस ग्रंथि ये होता है जो वयस्क अवस्था में नहीं होता है, जबकि बचपन में होता है ये थाइमस ग्रंथि, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था पूर्णरूपेण ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को पूर्णरूपेण ग्रंथि कहते हैं, और मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज को कहते हैं। थाइमस ग्रंथि वाला याद रखिएगा क्वेश्चन, पता है ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये से पूछा था कि कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो बचपन में तो होता है, शिशु अवस्था में तो होता है, लेकिन वयस्क होते होते समाप्त हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि होती है। अब 82, मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त की शुद्धि करता है, तो 1500 लीटर, याद रखना है, मानव वृक्क 1500 लीटर रक्त शुद्धि करता है। 83,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में सम्मिलित है? तो प्रवासी प्रजाति के संरक्षण यानी कि माइग्रेटरी जो स्पीसीज होता है उसके संरक्षण संबंधित 1979 यानी 80 में से एक कम 1979 का बोन समझौता हुआ था, उसी संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्ति पदार्थ का उदाहरण है? तो वैसे तो इसका आंसर विकल्प ए है, बेरियम सल्फाइड। ठीक है, बेरियम सल्फाइड जो है, बेरियम के सल्फाइड, जिंक के सल्फाइड, कैल्शियम के सल्फाइड, ये सब जितने भी हैं ना, ये सब सारे ही हैं स्फुरदीप्ति पदार्थ हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण पता क्या है, हम ये जाने कि स्फुरदीप्ति पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, स्फुरदीप्ति पदार्थ का मतलब वैसा पदार्थ होता है जो जिसमें पता है चमक हो उत्पन्न। देखिए मैं व्याख्या ही पढ़ देता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 सेकेंड थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं निकाल के रखा नहीं हूँ, ऐसे याद है लेकिन व्याख्या में थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ था। देखिए लिखा हुआ है क्या, कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिन पर प्रकाश डालने से वे ऊंची तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तथा प्रकाश हटा लेने के बाद भी कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को स्फुरदीप्ति पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, बोरियम सल्फाइड। तो स्पष्ट हो गया चीज़ें। अब आते हैं 85 में। निम्नलिखित में से किस एक की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है? तो सोने की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है और यही कारण है कि यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मतलब पृथ्वी पर। अच्छा, सोना से याद आया, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अच्छा, पता है ये शुद्ध जो होता है प्राकृतिक तरीके से 24 कैरेट का, तो इतना मुलायम होता है कि संभव नहीं है कि इससे आभूषण बनाया जाए, जो स्त्रियों की सौंदर्य सज्जा का सामग्री बनता है। तो हालांकि पुरुष भी पहनते हैं, ऐसा क्या है। तो इसमें पता क्या किया जाता है, चांदी और तांबा मिलाया जाता है ताकि थोड़ा कड़ापन आ जाए, और फिर क्या करते हैं, उससे आभूषण बनाते हैं, आभूषण का निर्माण करते हैं। 86। निम्नलिखित में से किस एक को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और इसकी खोज पैलेड ने की थी 1955 में। याद रखना ये भी बात। अब इसमें एक ऑप्शन, तो इसका तो आंसर हो गया विकल्प बी, लेकिन इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से याद आया कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने पता इसका नाम रखा था बायोब्लास्ट, लेकिन इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, इसका नामकरण किसने किया था? बेंडा ने। अभी हमने इसका रिवीजन किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, सुसाइड थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आप बताइए। वैसे अगर आपको नहीं पता तो हिंट आपने देख ही लिया स्लाइड में। देखिए 87। निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक हैं? तो जल संक्रामक रोग टाइफाइड भी है, हैजा भी है और हेपेटाइटिस ए भी है, तो ये भी याद रखना है। जबकि ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु जनित रोग होता है। विकल्प सी इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो इंसुलिन में जस्ता होता है, विकल्प डी। 89। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की वृद्धि में सहायक है? तो जैव विविधता की वृद्धि में पारितंत्र की उत्पादकता भी सहायक है, पारितंत्र की आयु भी और मध्य व्यवधान भी, यानी उपरोक्त सभी। विकल्प डी। 90। कथन है, धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल हानिकारक प्रभाव पैदा करता है। तो ऐसा है नहीं। अगर केवल हानिकारक प्रभाव पैदा करता है ये तो गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हट जाए ना धरती से तो फिर इतनी ठंडा हो जाएगा ना, इतना ठंडा हो जाएगा पृथ्वी की हम सह नहीं पाएंगे। तो कथन गलत हो गया। कारण, यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो बिल्कुल सही है, तो इसलिए डी नंबर हो जाएगा। ए गलत, आर सही। 1997 में अनुमोदित क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो हुआ था अनुमोदन तो क्योटो प्रोटोकॉल का 1997 में, लेकिन लागू हुआ है 2005 से। तो विकल्प सी। अच्छा, एक बॉन समझौता आया था ना 1979 का, किससे संबंधित था? माइग्रेटरी स्पीसीज से, यानी कि जो प्रवासी प्रजाति के होते हैं पक्षी या फिर जो भी स्पीसीज होते हैं उससे संबंधित था। 92। रक्त का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यह कृत के द्वारा होता है। एक चीज और जुड़ गया अब कृत से। अभी तक हम क्या जानते थे कि सबसे बड़ी ग्रंथि है ये शरीर का, पुनर्विकसित होने की क्षमता होती है। और आज एक पॉइंट और जुड़ गया कि जो रक्त का थक्का जमने में जो सहायता करता है एक प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, इसका भी उत्पादन यकृत ही करता है। अब 3 पॉइंट जब भी आएगा यकृत तो रिवीजन करेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखिए आ गया ना, मैंने कहा ना, विटामिन का मतलब याद रखिए, घुलनशीलता याद रखना है, वैज्ञानिक नाम याद रखना है, स्रोत याद रखने हैं, बीमारी याद रखने, बस 4 चीज़।
तो वही जल वाला हमें पता ही है, बी और सी। बाकी इसमें जो विकल्प बी है कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टेकोफेरॉल, तो ये सब सारे हैं, विकल्प बी हो जाएगा आंसर। बाकी तो बता ही चुका हूँ। देखिए मैं बेसिक बात बता देता हूँ, बी सी जल में घुलनशील है, ए अब बी सी तो जल में हो ही गया, तो अब डी ई के ये हो गया आपका बसा में। अब इसके वैज्ञानिक नाम याद रहते तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। 94 सूची 1 और 2 है। तो नाइट्रस ऑक्साइड निश्चेतक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बेहोश करने के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक्स के लिए, और स्प्रीन का प्रयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक्स के लिए, और फिनॉल का प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के लिए। अच्छा, आपको एंटीपायरेटिक्स सबसे याद आया? कुछ दृष्टि में सीधा क्वेश्चन था, इनमें से कौन एंटीपायरेटिक्स है? तो हमने आंसर लगाया था स्प्रीन। अच्छा, एंटीपायरेटिक्स के बारे में हमने ये भी देखा था कि क्या होता है एंटीपायरेटिक्स, तो जो ज्वर को कम करता है ना उसको एंटीपायरेटिक्स कहते हैं, मतलब बुखार उखार लग जाए कम करता है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, फिनासिटीन हो गया, एस्प्रिन हो गया, यही सब। 95 नाइट्रीकरण के प्रथम चरण हैं, तो अमोनिया का बदलाव नाइट्राइट में होता है, तो हम कहते हैं नाइट्रीकरण का पहला चरण हुआ। 96 निम्नलिखित में से कौन सा एक लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज का एक स्थान पर मिलने का प्रभाव होता है? तो पता है क्या होगा, जब लाल, नीला और हरा मिल जाएगा ना एक स्थान पर, तो वो रंग सफ़ेद बना देता है, यानी RBG के मिलने से वाइट बन जाता है। ऐसे भी याद रखिए, विकल्प डी। 97 गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जैवभार पिरामिड होता है, तो उल्टा होता है। अब आपको याद आ ही रहा होगा, जैव मतलब पिरामिड से। पिरामिड 3 तरह के होते हैं, जैव भार का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उसका पिरामिड हमेशा से सीधा होता है, जबकि जैव भार पिरामिड और जीव संख्या पिरामिड में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैव भार का जो पिरामिड है वो जैव भार का पिरामिड क्या होता है, स्थल में अगर है तो सीधा होगा, और जल में है तो उल्टा होगा। लेकिन जीव संख्या में अगर वन में है, वन यानी जंगल में, तो उल्टा होगा, जबकि घास या तालाब में है तो सीधा होगा। पता है ये वाला क्वेश्चन ना मैं किसी वीडियो में पूछा था, और एक सब्सक्राइबर है उन्होंने जवाब भी दिया था। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन नाम याद ही नहीं आ रहा है उनका जो उन्होंने दिया था। कोई नहीं, मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, तो याद रखना है मैं जो बता रहा था, गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार पिरामिड होता है उल्टा, याद रखना है। 98 अम्लीय वर्षा का प्रभाव है, तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का बाधित होना और संगमरमरी इमारतों का क्षरण होना, तो ये अम्लीय वर्षा के प्रभाव होते हैं। विकल्प सी हो गया, ए और बी दोनों। 99 पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन, फर्स्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, और 5 जून 1972 को हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण बात पता है क्या है, आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज 5 जून है, तो हैप्पी पर्यावरण दिवस आप सबको। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और याद है, 1979 में हुआ था बोन समझौता, ये प्रवासी स्पीशीज से संबंधित था। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन, आहार में लवण का मुख्य उपयोग, तो आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग है वो भोजन पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, तो ये इसका सही हो गया, मतलब सही विकल्प है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है जो हम खाते हैं उसमें? भोजन पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। यही क्वेश्चन था सेम, मतलब थोड़ा सा बदल करके कि क्या बोलते हैं, पेट कौन सा उत्सर्जन करता है हार्मोन जिससे हमारा खाना पचता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl भी कहते हैं। अच्छा, अगर पूछता खाद्य परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बोलते? सोडियम बेंजोएट बोलते, ठीक है। तो धन्यवाद। अच्छा हाँ, मैं जो पूछ रहा था ना जाने से पहले, अब बताइएगा ज़रूर, मैं इतना कनेक्ट करता हूँ तो बोरिंग तो नहीं लगता है? तो आप बताइएगा तो मैं इसमें फिर सुधार करूँगा, ठीक है। मुझे पता नहीं अंदर से क्यों लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही कनेक्ट करता हूँ, वीडियो लंबा हो जा रहा होगा। धन्यवाद। हाँ, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा दिल से।